Hello, good morning. I hope you are doing well. Good morning, Alisha Khan. Good morning, Atul Sharma. Good morning, all. The number of admissions तो ज़्यादा है लेकिन अटेंडेंस कम रहता है. लोग शायद वीडियो क्लास देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. फाइनली द डे हैज़ कम. वो दिन आया है जब हम लोग विषय के अंतर्गत डिस्कशन शुरू करेंगे और ओशनोग्राफी की पूर्ण तैयारी करनी है. ओशनोग्राफी से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक प्रश्न तो अवश्य आएगा और 2 प्रश्न भी संभावित होते हैं. ओशनोग्राफी के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. विशाल लुकिंग हैंडसम. थैंक यू विशाल. पुष्पेंद्र राधे राधे. देशराज मीना. निशा सिंह. हर्षित अग्रवाल. बस डॉक्टर गोविंद शर्मा. वार्मफुल मॉर्निंग सर. रिकॉर्डेड देखते होंगे शायद सर. क्योंकि ऐसे पैसा दे करके और उसका लाभ नहीं लेना तो बहुत गलत है. इस बैच में बहुत सारे जो सिलेबस के पार्ट है ना वो विजिबल नहीं है, वो अदृश्य है. तो आप खुद रियलाइज करो कि जो बहुत ही इनविजिबल पार्ट्स हैं, जो मैंने बैठ कर के ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड में सोचा कि ओशनोग्राफी में अब ऐसा क्या हो सकता है जो आने वाले टाइम्स में यूपीएससी पूछेगी. तो सिलेबस के आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे माइनर टॉपिक्स निकल करके आते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं. तो हम लोग विल गो डीप फार वाइड अबाउट द सिलेबस. स्वाति प्रिया गुड मॉर्निंग. कामिनी देवी गुड मॉर्निंग. अटेंडेंस बढ़ रहा है. आई थिंक पीपल आर मोर ज्वाइनिंग नाउ. प्रद्युम्न कुमार, दिलीप मीना, अभिजीत पटेल, सब लोग आ गए. ओके, सबके नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है. क्या वो टाइम हुआ करता था जब स्टूडेंट सामने बैठे रहते थे. खैर, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था. ओशनोग्राफी में जो बुक का रेफरेंस है वो तो मैंने शायद कल आपको बता ही दिया था कि आपको डीएस लाल लेना चाहिए. और आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक, और टॉपिक के अंदर जाएंगे. जैसे ओशनोग्राफी का जो प्रारंभ होता है वो होता है ओशनोग्राफी इज द साइंस ऑफ द सीज. सागरों का विज्ञान है, इसकी परिभाषा है. अब प्रश्न ये उठता है कि सागर क्या है और महासागर क्या है. क्यों ना बहुत बेसिक से शुरू किया जाए. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है, या छोटे छोटे शब्दावलियों से भूगोल में वो बहुत परेशान हो जाते हैं. तो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या देखें प्रद्युम्न, तुम्हारा क्वेश्चन तो चला गया. बाकी लोग गुड मॉर्निंग लिखा हो, गायब हो गया. तो तुम अगर दोबारा सेंड कर सकते हो तो हम देखते हैं तुम्हारा. वो करियर विल के ऊपर में हमारा जीएस का कोर्स चल रहा है. तो जीएस वाले कोर्स में वहाँ ज्योग्राफी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ऑप्शनल है ये प्रीमियर कोर्स है. वहाँ तो क्या है कि बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कुछ फंडिंग करता है, या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसमें कुछ करते हैं फंडिंग. तो वहाँ पे एक वायबिलिटी बनता है. लेकिन ज्योग्राफी मॉड्यूल वहाँ उपलब्ध नहीं है. ज्योग्राफी यहीं पे होगा, ऑप्शनल भी होगा, और मॉड्यूल लेना चाहोगे तो यहीं पे होगा. साइंस ऑफ द सीज इज ओशनोलॉजी. करेक्ट. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. अर्चना, सर्वेश, अर्चना बहुत अच्छा पढ़ रहे हो.
कल मैंने ओशनोग्राफी और ओशनोलॉजी में डिफ्रेंशिएट किया था। तो ओशनोलॉजी को साइंस ऑफ द सीज कहते हैं, लेकिन ओशनोग्राफी में भी आप इस परिभाषा का प्रयोग कर सकते हो और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ओशनोलॉजी शब्द का थोड़ा प्रचलन कम हो गया है ओशनोग्राफी में ग्राफिक्स के प्रयोग के साथ, लेकिन साइंस का तो बोलबाला रहेगा ही ज्योग्राफी के अंतर्गत ना। खैर चलो शुरू करते हैं। जोनिंग ऑफ द ओशियन, और हमने सबसे पहले कहा कि सागर और महासागर में अंतर क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। गायत्री, सर्वेश, बस आ गए आप लोग। देखो, मान लो कि ये है आपका ये मान लो अटलांटिक सागर है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, बीच में अटलांटिक सागर है। तो अगर ये अटलांटिक सागर है तो सागर महासागर है, ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन में कुछ ऐसे भाग होंगे जहां पर वेव पैटर्न अलग होगा, तरंगों का प्रतिरूप अलग होगा, और सामान्य जो ओशियन है उससे वहां पर वेव पैटर्न अलग दिखता है, डिस्टिंक्ट दिखता है। तो जहां भी सामान्य से हटकर के तरंगों की संरचना होगी, या तरंगों का प्रतिरूप होगा, या तरंगों का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका संगठन होगा, उस भाग को साइंटिस्ट लोग अलग से चिन्हित करते हैं कि यह एक सागर है जो महासागर के अंतर्गत है। महासागर क्या है? द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज फाउंड ऑन योर प्लेनेट अर्थ। आपके प्लेनेट अर्थ पे जो सबसे बड़े जल के जो काया है, जल की जो काया है, बॉडी ऑफ वाटर, जो महाद्वीपों से घिरा होता है, जो चारों तरफ महाद्वीपों से घिरा होगा, वो महासागर कहलाएगा। सिंपल सा है। अब महासागर के अंतर्गत यानी महासागरों के उपसमुच्चय होते हैं। सीज आर सबसेट्स ऑफ ओशियन, उसी के उपसमुच्चय होते हैं, यानी सागर महासागरों के अंतर्गत प्राप्त होंगे। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे कि सागर कैसे है, तो कौन सा, किस भाग को सागर कहेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है जो ओशनोग्राफर्स ने डिवाइस किया है। जैसे मान लो कि इस भाग में पवन की दिशा इस तरह से हो रही है, तो ये जो पवन की दिशा है, तो यहां पर वेव पैटर्न, जो समुद्री तरंगे बनती है, उनका जो प्रतिरूप है वो इस भाग में कुछ अलग बन जाएगा। या वैसे यहां पर मान लो कुछ वेव पैटर्न अलग सा बन रहा है, तो इस भाग में वेव पैटर्न अलग सा बन जाता है। और तो ये जो वेव पैटर्न है ना, ये इस भाग से या इस भाग से या इस भाग से या इस भाग से बिल्कुल अलग है। तो ये भाग सागर कहलाने लगता है, जहां का वेव पैटर्न अलग हो जाए। ये देखो, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, आप बुक्स में शायद नहीं ढूंढ पाओगे इसको, लेकिन जो हम लोग का जो मैरीटाइम साइंसेज होते हैं, उस मैरीटाइम साइंसेज की किताबों में ये सब चीज़ें उपलब्ध होती है। तो आप देखो, हमने आपसे क्या कहा कि जो महासागर का भाग अपने अलग तरंगित प्रतिरूप, लिख सकते हो, अपने पृथक तरंगित प्रतिरूप के कारण चिन्हित किया जा सकता है, वह भाग सागर कहलाएगा। नोट करना है आपको। सागर क्या है? महासागर का वह सेगमेंट, महासागर का वह इकाई भाग जहां पर तरंगों का प्रतिरूप सामान्य प्रतिरूप से पृथक होता है। तो ये अलग पैटर्न दिखेगा वेव का। अब प्रश्न है कि अलग पैटर्न क्यों दिखेगा? अलग पैटर्न इसलिए दिखेगा क्योंकि जो पवन तंत्र है, जो वायु की दिशा है और वेलोसिटी है, वो इस स्थानिक भाग में, इस लोकल भाग में, रीजनल स्केल पर, लोकल स्केल पर, बाकी जो प्रचलित पवनों का जो व्यवहार है उससे अलग हो जाता है। फिर से सुनो,
मान लो कि प्रचलित पवन है, आपने शायद नहीं सुना हो या सुना हो, यहां पर मान लो प्रचलित पवन है पछुआ। पछुआ है समशीतोष्ण कटिबंध में चलने वाली प्रचलित पवन है। लेकिन अगर पछुआ ऐसे चल रही हो और पछुआ के बीच में कोई ऐसा स्थानिक पवन हो जो कि वहां पे समुद्र के जल में अलग प्रकार के तरंगों को उत्पन्न कर देगा, तो उससे वो भाग जो होता है, अगर वो परमानेंट वैसे ही बना हुआ हो तो वो भाग सागर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। और दूसरा सागर का क्राइटेरिया होता है स्थल रुद्धता। जैसे महासागर का वैसा भाग जो कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में अंदर प्रवेश कर गया हो, या दो तरफ से वो लॉक, जैसे भूमध्य सागर है। जैसे सारगैसो सागर किसका उदाहरण होगा? सारगैसो सागर होगा खुले समुद्र के अंदर में तरंगों के प्रतिरूप के बनने के कारण बनने वाला सागर। मेडिटेरेनियन कैसे होगा? मेडिटेरेनियन होगा जो कि लैंड लॉक्ड है, लेकिन इट इज एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशियन। उसको अटलांटिक ओशियन का ही आर्म कहते हैं, उसी की वो शाखा है। तो ये एक डेफिनेशन होता है सागर का। महासागर का भाग है सागर। कैस्पियन पर एक बार इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कैस्पियन तो एक झील है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग कैस्पियन को क्यों कहते हैं कि यह एक सागर है? कैस्पियन सी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको देना होगा कि कैस्पियन टेथिस सी का रेमिनेंट है, टेथिस सागर का अवशेष है। जैसे भूमध्य सागर जहां आप देख रहे हो ना, अफ्रीका के और यूरोप के बीच में ये जो भूमध्य सागर है, तो यही भूमध्य सागर और यही ब्लैक सी, ऊपर में ब्लैक सी, और यही आगे जाकर के कैस्पियन सी हमने लिख दिया, एक कैस्पियन सी यहीं पे बन रहा है। अब यहां पर ये ब्लैक सी भी इधर पे है, ये ब्लैक सी है, लेकिन यहां पर मिट्टी भर गया, मान लो यहां पर ये भर गया है, कॉन्टिनेंट का भाग इधर डिपोजिशन हो गया इस भाग में। आगे भी है अराल सी, आगे भी है ना अराल सी, लेक बलखाश, ऐसे देखोगे मैप में तो मिलेगा आपको। तो ये कैस्पियन इज ए रेमिनेंट ऑफ द एंशियंट टेथिस सी। ऐसे याद रखना आपको कि ये टेथिस सी का ये एक सागर है। ब्लैक सी क्या है हर्षित? कि ब्लैक सी एक एग्जाम्पल है ओपन सी का, उसका माउथ ओपन है, वो मेडिटेरेनियन का आर्म है, मेडिटेरेनियन सी की बाह है वो। और ब्लैक सी के अंदर जाओगे तो उसमें है सी ऑफ एजो, जिसको मदर ऑफ ब्लैक सी कहते हैं। लोगों का ऐसा एक मीथ था कि जो सी ऑफ एजो है वो तुम्हारा वो पढ़ने में मुझे थोड़ा आई लूज कॉन्सेंट्रेशन। खैर आपको तो ये जो हमने आपसे कहा कि ब्लैक सी क्या है? ब्लैक सी इज एन आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सी ऑफ एजो क्या है? तो सी ऑफ एजो है मदर ऑफ ब्लैक सी। इसको कहते हैं मदर ऑफ युग्जाइन। युग्जाइन नाम था ब्लैक सी का। पहले जो एंशिएंट लिटरेचर में, जो ग्रीक लिटरेचर में, हेलेनिस्टिक कल्चर में जो नाम दिया गया है ना ब्लैक सी का, वो युग्जाइन है। तो मदर ऑफ युग्जाइन कहते थे सी ऑफ एजो को। ऐसे तो बहुत लंबी कहानी चलती चली जाएगी, ज्ञान का तो कोई अंत है नहीं। खैर आप लोग प्रैक्टिकली देखो क्या है ये। तो हमने आपको बताया कि सागर और महासागर क्या होता है। अब मुझे ये बताओ, बहुत छोटा प्रश्न है, कितने महासागर होते हैं? मुझे तो उन सबका ख्याल रखना है जो कि जिंदगी में, जीवन में पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आप ये बताओ कि जो सबसे पहला सागर है, जो सबसे फर्स्ट महासागर है, फर्स्ट ओशियन है पैंथालसा और पैलियो पैसिफिक और पूरा प्रशांत। जब कार्बोनिफेरस में, यानी आज से 300 मिलियन साल पहले, सारे कॉन्टिनेंट्स यूनाइटेड थे, एक थे, और उनका नाम क्या था? नाम था पैंजिया। तो ये जो पैंजिया था ये दक्षिणी गोलार्ध में था, और जो उसके चारों तरफ सागर बने हुए थे, जैसे मान लो ये ग्लोब है, तो हमारा पैंजिया कुछ इस भाग में ऐसे था। ये हमारा ये पैंजिया था, यही हमारा पैंजिया था, ये हमारा पैंजिया है। और पैंजिया जब विखंडित होकर के उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर,
पूर्व की ओर, और कुछ तो नीचे की ओर भी खिसका है, दक्षिण की ओर। वेगनर नीचे की ओर खिसकने की बात नहीं करते हैं, तो वेगनर की थ्योरी को सबसे बड़ा सत्य नहीं माना जाता है, वेगनर इतने प्रमाणिक नहीं है। तो ये जो विखंडन हो रहा है, इस पैंजिया के मध्य में ही है तुम्हारा टेथिस सी। ये देखो टेथिस सी है, ये टेथिस सागर है पैंजिया के मध्य में। ये ऊपर का भाग इसका कहलाएगा क्या? अंगारा लैंड। और नीचे का भाग क्या कहलाएगा? गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड टूट करके सब बिखरा है। और जब ये जो ओपन सी है ना, यही पैंथालसा है। पैंथालसा यही है, यानी जो सबसे पहला ओशियन है वो पैंथालसा है। और पैंथालसा का नाम ही है पैलियो पैसिफिक। आज पैसिफिक पहले की तुलना में अब छोटा हो गया है, पैलियो पैसिफिक छोटा हो गया है। फिर भी पैसिफिक ओशियन 2/3 भाग है तुम्हारे प्लेनेट का, क्योंकि अब यहां से टूट करके कॉन्टिनेंट जब चारों तरफ फैलने लगेंगे तो अपने आप जो ओशियन है ना, वो अलग अलग ओशियन का निर्माण होने लगेगा। जैसे यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, तो ये दोनों जब विखंडित होकर के अलग फैलने लगा तो बीच में अटलांटिक ओशियन अपने आप ही उत्पन्न हो गया, है ना। तो आपको ये समझना है कि ओशियंस का निर्माण कैसे हुआ। ओशियंस का निर्माण कैसे हुआ है? पैंजिया के विखंडन से और महाद्वीपों के विस्थापन से। पैंजिया के विखंडन से, महाद्वीपों के विस्थापन से ये महाद्वीप चारों तरफ फैल गए और अलग अलग ओशियन का निर्माण हुआ है। पहला ओशियन कौन सा था? पहला ओशियन है हमारा पैलियो पैसिफिक, यानी प्रशांत ही है। अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे एंशिएंट ओशियन बेसिन कौन सा है, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रशांत महासागर ही हमारा सबसे पुराना ओशियन है, मोस्ट एंशिएंट ओशियन है। जिसके नीतल पे आप जाओगे तो नीतल में सबसे पुराने बेसाल्ट की चट्टानें मिलती है, सबसे पुरानी चट्टानें। पैलियोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का ब्रांच है, पूरा चुंबकत्व एक फिजिक्स का ब्रांच है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म के जो डिस्कवरीज हैं उसमें हम लोगों को ये ज्ञात होता है कि प्रशांत का जो नीतल है ना, ये सबसे पुराना नीतल है, सबसे एंशिएंट है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे एंशिएंट ओशियन डिपॉजिट, समुद्री निक्षेप, सबसे पुराने समुद्री निक्षेप कहाँ मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पैसिफिक ओशियन पे ही सबसे पुराने एंड मोस्ट एंशिएंट जीवों के जीवाश्म कहाँ मिलने चाहिए? अटलांटिक में, इंडियन में या पैसिफिक में? पैसिफिक में। देखो यही बात समझनी है आपको कि ज्योग्राफी को अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप उसको समझते हो, अगर पूरे जो फॉर्मेशन, जो रचनाएं हुई हैं पृथ्वी के ऊपर में, जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, जो उत्पत्ति हुई, उस संपूर्ण प्रक्रिया को अगर आप समझने लगोगे और जो प्रोसेसेस हैं, जो क्रियाविधियां हैं, उन सबको, जो साइंस इन्वॉल्व है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, इन सबको अगर आप समझने लगोगे ज्योग्राफी में, तब आप निश्चित रूप से एक रट्टू मल नहीं बन करके एक सशक्त, एक ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफर बन सकते हो। ओके। प्रशांत महासागर सबसे ओल्ड है, मैंने आपको बता दिया। पैंजिया वाली कहानी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और जितना रोज पढ़ाया जाए वो उसको पढ़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो अंत में आपको 6 महीने बाद पता चलेगा ना, 5 महीने बाद पता चलेगा कि आपने क्या किया और क्या क्या मिला आपको। ओके। तो यहाँ हम देखते हैं कि सागर क्या है, महासागर क्या है, सागरों का निर्माण कैसे हुआ। वर्तमान में सागरों की जो अवस्थिति है उसका मूल कारण क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और सबसे पुराना सागर क्या है, सबसे पुराने निक्षेप कहाँ मिलेंगे, सबसे पुराने जीवाश्म कहाँ प्राप्त होते हैं, ये मैंने कई चीज़ें आपको छोटे समय में आपको बता दिया। अब चलते हैं, हम लोग महासागर का क्षेत्रीकरण करते हैं, जोनिंग ऑफ द ओशियन करते हैं। तो जोनिंग अगर हम ओशियन करेंगे तो ये हमारा है ओशियन जोन।
ओशियन जोनिंग जब करेंगे तो इसमें 1 मिनट रुकना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों को जाना होगा पीसी में। और इसको मिनिमाइज करो। पेजेस निकालने की जरूरत थी मुझे। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें आपको देखना है जोनिंग ऑफ द ओशियन। सागर की डेफिनेशन एक बार फिर से बता दें। वीडियो कई बार देख सकते हो, देख लो। ओशियन का क्षेत्रीकरण, प्रादेशिकरण या क्षेत्रीकरण, जो भी आप कहना चाहते हो। तो हम लोग ओशियन जोनिंग में चलते हैं। सबसे पहला है सूर्य की किरणों, सूर्य की किरणों के प्रवेश के आधार पर, सूर्य के किरणों के प्रवेश के आधार पर हमारा ओशियन का जोन क्या होता है, इसको आप देखो। ये अगर जीरो मतलब क्या होता है, सी लेवल। एक हमने 200 मीटर की रेखा ले ली, एक हमने 1000 मीटर की रेखा ले ली, और एक हमने 4000 मीटर की रेखा ले ली। अब यहां देखना है आपको, ये जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है फोटिक जोन, और जो इसके नीचे का संपूर्ण भाग है, फोटिक के नीचे का जो संपूर्ण भाग है वो कहलाएगा ए फोटिक जोन, और ए फोटिक जोन का जो ऊपरी भाग है ये कहलाता है डायस्फोटिक जोन। ये कहलाएगा डायस्फोटिक जोन। यानी अगर इसको हम डायस्फोटिक मान लें तो नीचे वाला हो जाएगा एफोटिक। अब इस पे कुछ लिखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या है ये। अब लोग पूछ रहे हैं, जितेंद्र पूछ रहे हैं कि भाई वेव कैसे डेवलप होता है। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेव आपको पता है कि ओशनोग्राफी में एक टॉपिक है। तो जब हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे तो वेव पढ़ेंगे। आज तो वेव पढ़ने का माहौल है नहीं। ओके, आप हमारे जो हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड्स है ना, उसके अनुसार आप लोग सब चलते रहो। सारे प्रश्न आपके ऑटोमेटिकली नेचुरली सॉल्व हो जाएंगे। डायग्राम जल्दी से बनाओ, टाइम दे रहे हैं तुमको डायग्राम बनाने के लिए। ये डायग्राम आपको बनाना है, और अब इसमें लिखो फोटिक जोन क्या है। फोटिक लिखो। फोटिक का अर्थ है प्रकाशमय क्षेत्र। प्रकाशमय क्षेत्र, प्रकाशित है जो, प्रकाशमय है। फोटिक कैसे बना है? फोटोन्स से। फोटोन्स क्या है? सूर्य का जो रेज है उसमें फोटोन से ही वो रेज बनता है। वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, बंडल्स ऑफ एनर्जी है फोटोन, जो सूर्य के सतह से निकलता है। यानी फोटिक जोन का मतलब हुआ प्रकाशमय क्षेत्र, या इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषित
संश्लेषित क्षेत्र, ये प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है। इसका अर्थ क्या होगा? लिखो यहां सूर्य की किरणें सक्रिय होती हैं, सन रेज आर वेरी एक्टिव। अगर थैंक यू सौम्या, अगर प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के कारण यहां क्या होगा बताओ? सूर्य की किरणें सक्रिय हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र है, यहां पर लाइट एनर्जी प्राप्त होता है, तो यहां पर जैविक दशाएं प्राप्त होंगी। इसको जरूर लिखो, जैविक दशाएं प्राप्त होंगी। और समुद्र में यह जैव उत्पादकता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा, फोटिक जोन। महासागर में अगर आप जाओगे तो जो प्रकाशमय क्षेत्र है, जहां प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, वहीं पर 99% जीव जंतु मिलेंगे और बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। यहां देखो, यहां पे 99% जैविक दशाएं हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी जोन बन जाता है। और इसके नीचे आप आओगे तो ये डायस्फोटिक जोन है। डायस्फोटिक जोन क्या है? एफोटिक जोन का ही ऊपरी भाग है। अलग से डायस्फोटिक जोन का वर्गीकरण कई बार नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको अलग से शो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्फोटिक जोन की गहराई क्या होगी? गहराई होगी 200 मीटर से 1000 मीटर तक। यह है डायस्फोटिक जोन। तो डायस्फोटिक जोन में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि यहां डिफ्यूज लाइट मिलता है, यहां विसरित प्रकाश मिलता है सूर्य का। सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होती हैं। और सूर्य की किरणें बहुत सक्रिय नहीं हैं, लेकिन निष्क्रिय भी नहीं है। और यह एक ट्रांजिशनल जोन होता है, एक संक्रमण क्षेत्र है। क्योंकि इसके नीचे जाओगे तो डार्क ओशियन शुरू हो जाएगा, और डार्क ओशियन शुरू होगा जो एक जैविक मरुभूमि है, बायोलॉजिकल डेजर्ट है। एफोटिक जोन क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाएगा, जैविक मरुभूमि कहलाएगा। एफोटिक जोन में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी? नहीं करेंगी। लिखते रहना आपको, प्रकाश की किरणें वहां प्रवेश नहीं करती हैं, जैव दशाएं अनुपस्थित होंगी, अंधकार क्षेत्र है, बायोलॉजिकल डेजर्ट है। इस तरह का आपको नोट्स लिखना है। और डायस्फोटिक जोन क्या है? संक्रमण क्षेत्र है, डिफ्यूज लाइट है। वहां पे कुछ जो बड़े जीव हैं, जैसे व्हेल होगा, शार्क होगा, जो बड़े मैमल्स हैं, वो यहां पर मिलते हैं। कुछ माइग्रेटरी प्रवसनकारी जीव होते हैं महासागरों में, वो यहां पे मिलते हैं। कुछ जीव जिनको हम बेंथिक कहते हैं, बेनथीका हिंदी में भी यही होगा, बेंथिक कहते हैं। तो जो जीव बेंथिक होते हैं, गहराई में रहते हैं, अंधकार जैसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, सूर्य की किरणों को अवॉइड करते हैं, वो भी डायस्फोटिक जोन में रहना पसंद करेंगे। यानी डायस्फोटिक जोन में जीव प्राप्त होते हैं या नहीं? होते हैं, लेकिन वो लगभग 1% हैं, 2% हैं बड़ी मुश्किल से। फोटिक जोन में ही सारे जीव मिलेंगे। अब एक बात और समझते हैं कि फोटिक जोन में कौन से जीव हैं, कौन सी जैविक दशा है जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राइमरी प्रोडक्शन कर रही है। प्राथमिक उत्पादकता कौन से जीव कर रहे हैं? तो प्राथमिक उत्पादकता का जहां सवाल है, जहां प्रश्न होगा प्राथमिक उत्पादकता का, तो वनस्पति वर्ग करता है। ये महासागर में कौन से वनस्पति वर्ग हैं जो प्राथमिक उत्पादकता करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्लवक, प्लैंक्टॉन्स। इस भाग में हरे रंग के कई सूक्ष्म कण फैले होते हैं,
जो कहते हैं, जिसको कहा जाता है ग्रीन पार्टिकल्स ऑफ द ओशियन। तो ये ग्रीन पार्टिकल्स ऑफ द ओशियन जो हैं ये एक्चुअली प्लवक हैं, प्लैंकटॉन्स हैं। अब प्लैंकटॉन्स एक प्रकार का एल्गी है और वनस्पति वर्ग का है। जू प्लैंकटॉन भी होता है और एनिमल स्पीसीज में भी प्लैंकटॉन्स आते हैं, जैसे जेलीफिश वगैरह होता है। इतना जियोलॉजी बायोलॉजी नहीं करना आपको समझना है कि समुद्र में जो प्राथमिक उत्पादकता करते हैं वो कौन है? वो प्लवक वर्ग के हैं, कुछ एल्गी वर्ग के हैं। एल्गी यहाँ पर रासायनिक संश्लेषण भी करता है, बिना सूर्य की उपस्थिति में भी एल्गी प्राथमिक उत्पादकता करता है, यानी भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। और ये जो प्लवक मैंने कहा, ये प्लवक वायुमंडलीय CO2 को, ध्यान से सुनना, वायुमंडलीय CO2 को एब्जॉर्ब करके, उसका अवशोषण करके ये बनाता है अपना जैविक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स का निर्माण करता है। तो ये जो भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा है उसको नियंत्रित करने में ये जो एल्गी है, ये जो प्लवक है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे कंट्रीब्यूशन होता है? ये वायुमंडल के CO2 को कंज्यूम करता है, उससे जैविक पदार्थ बनता है। और जब ये प्लवक मर जाएंगे तो इनका जो जैविक पदार्थ है, जो कि कार्बन है, वो मृत होकर के अपने भार के कारण समुद्र के नीतल पर जाकर स्थापित हो जाता है। और वहां स्थापित हो जाएगा तो समुद्र के नीतल पर कार्बन का ग्रीजी काइंड ऑफ लेयर लगातार बनते रहता है। तो ये जो ग्रीजी लेयर बनता चला जाएगा, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ये एक प्राकृतिक क्रियाविधि है। प्रकृति का ये चमत्कार देखो कि कैसे वायुमंडल में अगर ज़्यादा CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है तो एल्गी भी उतना ही तेजी से बढ़ेगा, और एल्गी उस CO2 को कंज्यूम करके नीतल पर पुनः स्थापित कर देगा और वायुमंडल में CO2 की मात्रा का रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। कितना सुंदर प्रकृति का ये सब नियम बना हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं नेचुरल बायोलॉजिकल पंपिंग। ये नेचुरल बायोलॉजिकल पंपिंग है। नेचुरल बायोलॉजिकल पंपिंग में क्या हुआ कि वायुमंडल के CO2 को कैसे एल्गी या प्लवक अपना बॉडी का निर्माण करता है यूज करके, और कैसे मृत होने के बाद वो ओशियन बॉटम पे कैसे डिपॉजिट हो जा रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल पंपिंग की प्रक्रिया। और इसी कारण से, यही कारण है कि ओशियन को कहा जाता है कार्बन सिंक जोन। सब लिखते रहना, कार्बन सिंक जोन कहते हैं। ओशियन क्या बन गए हमारे? कार्बन सिंक जोन बन गए। नीतल में जमाओ, फाइटोप्लैंक्टन। ओके, आप लोग का रिस्पॉन्स आते रहता है, अच्छा लगता है देख करके। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये जो एल्गी हैं, एल्गी वर्ग के कुछ जीव होते हैं, ये बायोलॉजिकल पंपिंग करते हैं। और इसी कारण से जो ओशियन है वो क्या कहलाता है? कार्बन सिंक जोन। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है PCS एग्जाम में कि कार्बन सिंक जोन कौन है, और उसके ऑप्शन में लिखा रहता है कि कोरल रीफ इकोसिस्टम, उसमें लिखा रहेगा ओशियन, उसमें लिखा रहेगा विषुवतीय वर्षावन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। उसका सही उत्तर रेन फॉरेस्ट नहीं होता है, उसका सही उत्तर ओशियन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो अभी बहुत आगे की चीज है। आगे देखते हैं। वीडियो और साउंड एरर अगर ऐसा कुछ हो तो बताना, वहां से इंडिकेट करना। दूसरे डिवीजन में चलते हैं। अगर हम लोग दूसरे डिवीजन में जाएंगे तो देखो, ये है हमारा अगला है गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर, और ये जो डिवीजन होने वाला है ना, ये आपका बड़ा ही थोड़ा, मतलब ज्यादा तो नहीं, बट हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिवीजन होता है।
ये ओशियन बॉटम का लाइन है, हमने लिया हुआ है। और ये हम लाइन ले लेते हैं, ये है हमारा हाई वाटर टाइड, उच्च ज्वार तल। ये है उच्च ज्वार तल। और ये हम लोग ले लेते हैं, ये है लो वाटर टाइड, निम्न ज्वार तल, उच्च ज्वार तल, निम्न ज्वार तल। इसको मान लेते हैं O1, इसको मान लेते हैं O2। तो इसका जो मीन आएगा बीच में, ये जो मीन है, ये जो मीन आएगा यानी इसका जो माध्य आता है, ये क्या कहलाएगा? समुद्र तल। ये है सी लेवल, यानी इसको मान लेते हैं 0 या O। पहले इसी को समझो, फिर हम लोग आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये जो भाग है ना, उच्च ज्वार तल क्या है और निम्न ज्वार तल क्या है, इसको समझते हैं। उच्च ज्वार तल का मतलब हुआ कि जब ज्वार की घटना घटती है, अब ये मत पूछना ज्वार क्या है। ज्वार में समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाएगी और भाटा में समुद्र तल की ऊंचाई घट जाती है। तो ज्वार भाटा एक प्रकार की घटना है, एक परिघटना है। लगभग 24 घंटे और 28 मिनट में, 56 मिनट में ये रिपीट होता है। इस पर हम लोग बाद में टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये जो उच्च ज्वार तल है वो है हाईएस्ट सी लेवल, हाईएस्ट पॉसिबल सी लेवल, डायरनल बेसिस पे, दैनिक बेसिस पे। और लो वाटर टाइड क्या है? जब भाटे की स्थिति होती है तब मिलता है लो वाटर टाइड। अब हम लोग को निर्धारित करना है कि कैसे हम लोग समुद्र तल का निर्धारण कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखो। समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है, वह माध्य रेखा, वह मीन लाइन, वह औसत मध्य बिंदु जो कि उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के मध्य प्राप्त होगा, वो हमारा समुद्र तल होता है। अब समुद्र तल में भी एक खास डिस्कशन है। विश्व का जो समुद्र तल है, जहां से सभी ऊंचाइयां एवं गहराइयां मापी जाती है, यानी जहां से सभी उच्चावचीय दशाओं का जो मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, वो होता है ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच एक गांव है लंदन के पास। तो वहीं के समुद्र तल को मानक समुद्र तल माना गया है और उसको कहते हैं इंटरनेशनल डाटुम लाइन। इंटरनेशनल डाटुम लाइन है वो, DATUM, वो है डाटुम लाइन। वो इंटरनेशनल डाटुम लाइन है जहां से ऊंचाई और गहराई का मापन किया जाता है। अब भारत में अगर हम लोग आएंगे तो मान लो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाए कि भाई कंचनजंगा या अरावली की ऊंचाई को मापें, तो हम लोग ग्रीनविच से तो फीता नहीं लगाएंगे ना, या ग्रीनविच जाकर के वहां से फीता लगाना शुरू करो कितना ऊंचा है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कि ग्रीनविच से मिलता जुलता डाटुम लाइन भारत में किस तट पर है, वही औसत समुद्र तल कहां प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग पाते हैं कि वह औसत समुद्र तल भारत में चेन्नई के पास है। तो चेन्नई क्या हो गया हमारा? भारत का डाटुम लाइन। यानी भारत के प्रसंग में जितनी भी ऊंचाइयां एवं गहराइयों को मापा जाएगा वो सब चेन्नई से मापा जाता है। और जो डाटुम लाइन है भारत का, वो मैंने कहा आपसे कि वो चेन्नई में है। और चेन्नई से ही हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। कोलकाता के समुद्र तल से नहीं करते, मुंबई के समुद्र तल से नहीं करते। अगर हम लोग मुंबई के पास किसी स्थान विशेष का, किसी पर्वतीय इकाई का ऊंचाई लेते हैं या गहराई लेते हैं, तो उसको कहेंगे स्थानीय डाटुम लाइन।
वो लोकल डाटुम लाइन हो गया, वो भारत का डाटुम लाइन नहीं है, वो लोकल डाटुम लाइन हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में किसी भी सिटी का, किसी भी अवस्थिति का यदि ऊंचाई या औसत ऊंचाई अगर मापा जाएगा तो चेन्नई के डाटुम लाइन के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। तो आप यहां देखो कि उच्च ज्वार तल, निम्न ज्वार तल, ये सब क्या है, कैसे है, इसको देखना है। अब जो डिस्कशन है ये और इम्पोर्टेंट है। जो भाग यहां समुद्र तल ओ से लेकर के O3 कर लेते हैं, तो O से लेके O3 तक जो भाग जा रहा है, ऊपर का जो ये भाग है, ये कहलाएगा हमारा सुप्रा लिटोरल जोन। ये हमारा सुप्रा लिटोरल जोन है। तो सुप्रा लिटोरल जोन क्या है, आप पहले ध्यान से देखिए। सुप्रा लिटोरल जोन समुद्र तल से उच्च ज्वार तल और उससे भी ऊपर जो बीच रेखा होता है, जो बीच लाइन होता है, जहां तक कभी कभी समुद्र का जो तल है वह पहुंच सकता है, ये जो पूरा भाग है ना, ये कहलाता है सुप्रा लिटोरल जोन। सुप्रा का मतलब होता है जो बाहर उभार लिए हो, निकला हुआ हो, जैसे सुप्रा ऑर्बिटल रिज। ये देखो, ये हमारा जो क्या ललाट है, जो फोरहेड है, इसको क्या कहेंगे, सुप्रा ऑर्बिटल रिज। जो ये जो होता है ना, ये निकला हुआ भाग, तो सुप्रा का मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो। तो ये जो समुद्र का भाग, जो समुद्र का नीतल का भाग जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उभार लिए हो, जहां तक कभी कभी विशेष दशाओं में सबसे उच्च ज्वार वहां पे चला आया, दैनिक ज्वार नहीं, मंथली ज्वार यहां तक चढ़ करके आ गया, तो मंथली ज्वार का ये पॉइंट होगा बीच लाइन। और यहां तक का जो ये भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये सुप्रा लिटोरल जोन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट सही पकड़ो, नहीं तो फिर पुस्तकों में जाकर स्ट्रगल कर जाओगे। ये सुप्रा लिटोरल जोन है। अब हम लोग देखते हैं कि लिटोरल जोन क्या है। लिटोरल जोन हमारा है, लिटोरल जोन आपको दर्शाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो O2 और O1 के बीच में जो ये भाग आया ना, ये है तुम्हारा लिटोरल। लिटोरल यानी तटीय प्रदेश, इसी को हम लोग कहते हैं तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश है ये, तटीय प्रदेश बनता है ये। सुप्रा लिटोरल का कुछ भाग लिटोरल में आएगा या नहीं आएगा। सुप्रा लिटोरल का जो नीचे का भाग है वो तो लिटोरल के अंतर्गत भी आएगा। यानी यदि हम यहां देखें तो O3 से O, ये क्या है, ये है सुप्रा लिटोरल। फिर है O1 से O2, ये कहलाएगा लिटोरल, ये लिटोरल कहलाता है। और अगर हम O2 से लगभग 200 मीटर की गहराई तक जाएंगे, यानी ये भाग जो है O2 से O3 अगर हम आएंगे तो ये कहलाएगा सब लिटोरल, यानी उपतटीय भाग। O2 से O3 कहलाएगा सब लिटोरल। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, स्पष्टता बहुत जरूरी है, आप उसको बनाए रखो। बिल्कुल सही, कुछ लोग जो हर्षित लिख रहे हो, या बिल्कुल सही। अब यहां देखो, समझते रहो आगे। ये जो है ना सब लिटोरल, लिटोरल, सुप्रा लिटोरल। अब इसके बाद हम लोग लेंगे 03 से ये 1000 मीटर की गहराई रेखा ले लेते हैं। तो ये है हमारा
O4 या O4 ले लेते हैं, O3 से O4, ये कहलाएगा बेंथिक जोन, ये बेंथिक जोन कहलाएगा। और इसके बाद हम लोग चलेंगे O4 से यहां 4000 मीटर्स, या कुछ लोग इसको मानते हैं 3660 मीटर्स। तो अगर हम इस गहराई को लेंगे, O4 से O5 की गहराई को अगर हम लेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा एबिसल जोन, एबिसल जोन। और O5 से हम लोग यहां चलते हैं, अब ये है 6000 मीटर, यानी इसको मान लेते हैं O6, तो O6 को कहेंगे हैडल जोन, ये हैडल जोन कहलाता है, HADEL। अच्छा, O3 रिपीट हो रहा है, हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, इसको O3 मैंने 2 जगह लिख दिया, क्या कर दूं फिर? वैसे तो आप बुद्धिमान हो, लेकिन हमने इसको O3 है ना, तो ये अब करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटेगा। और अब ये एक्चुअली यहां पे लिखना पड़ेगा O4, ये हो जाएगा O5, ये हो जाएगा O6, और ये है हमारा O7। बहुत अच्छे। आप देखो, ये जो हमने ओशियन का डिवीजन किया है ना, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर प्रश्न आता है कि मैरीन इको बायोसिस्टम क्या है, मैरीन इको बायोसिस्टम क्या है, या पारिस्थितिकी के आधार पर महासागरों का वर्गीकरण करें, ऐसा प्रश्न आ सकता है। आदेश, बहुत अच्छा सजेशन था। इनफैक्ट मानसी और कई लोगों ने सजेशन दिया कि इसको O3 की जगह O- कर दो। आप O1 O2 में ही रहते हैं, O- हो सकता था, लेकिन चलो O1 O2 करते हैं। आप इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लिया, जो सबसे पहले ड्रॉ करेगा वो जल्दी से लिखेगा ओके, लिख करके भेजेगा। ओके, हाँ दीपक, थैंक यू। ओके, सुप्रालिटोरल हो गया ड्रॉ, थैंक यू सुरजीत। चलो ओके, अब हम लोग चलते हैं, इसमें एक डिवीजन और करते हैं। अब आप ऐसा लिखो, महासागरों का पारिस्थितिक विभाजन। अब महासागरों का पारिस्थितिक विभाजन करते हैं। यहां देखो, पारिस्थितिक विभाजन में सबसे पहला विभाजन तो यही होता है, लिटोरल जोन। पहला है लिटोरल जोन, लिखिए इसको आप, पारिस्थितिक विभाजन नंबर 1 लिटोरल जोन, तटीय प्रदेश। अब इसको लिखवाएंगे, लिखो, यह उच्च ज्वार तल एवं निम्न ज्वार तल के मध्य होता है। सक्रिय समुद्री तरंगों से प्रभावित क्षेत्र है, सक्रिय समुद्री तरंगों से प्रभावित क्षेत्र है, जहां
सर्फ, ब्रेकर्स, SERF, सर्फ तरंग का एक प्रकार है। ब्रेकर्स, BREAKER, जहां सर्फ एवं ब्रेकर्स प्राप्त होते हैं। चूंकि यह भाग निम्न ज्वार के काल में क्या जल वंचित हो जाता है, वहां पानी नहीं रहता है। अतः यहां तैरक जीवों का अभाव होता है, नेक्टॉन्स का अभाव होता है। तैरक जीव नहीं होंगे, तैरक जीवों का अभाव होता है। परंतु उभयचर एवं एम्फीबियंस एवं बिलकारी जीव, बरोइंग एनिमल्स, जो जमीन खोद के अंदर रहता है, बालू के अंदर घुस के रहेगा, जैसे क्रैब, केकड़ा, स्नेल, ऑयस्टर्स, लॉबस्टर्स, ये सब यहां पे रहेगा। जीवों के नाम जरूर लिखो, स्नेल, क्रैब, ऑयस्टर, लॉबस्टर, एम्फीबियंस बहुत सारे। तो इन जीवों का ये निवास स्थल होता है। कुछ रोडेंट्स रहेंगे, कुछ रोडेंट्स भी यहां पे अपना घर बनाते हैं। तो ये जीवों का एक क्षेत्र है, लेकिन यहां पर तैरक जीव नहीं होते हैं। ये फिशिंग जोन नहीं होता है। जब यहां पे हाई टाइड आएगा तो कुछ फिश आ सकता है, लेकिन ये परमानेंट आवास स्थल नहीं होगा, ये परमानेंट हैबिटेट नहीं है, फिशिंग बेल्ट नहीं होता है ये, है ना। फिशिंग किया जा सकता है लेकिन उसका हैबिटेट नहीं है ये। अब अर्चना ने पूछा है कि देखो कि बीच में खाली है क्या? अरे खाली कहां है ये? O2 खाली नहीं है, ये क्या है? ये लिटोरल है, लिटोरल का भाग है। मैंने लिटोरल को ऊपर दिखाया ना, लिटोरल यहां से यहां है, ये पूरा लिटोरल है। तो ये भाग अंत में क्या कहलाएगा? इसको अगर सुप्रा लिटोरल करोगे तो ये तो लिटोरल का भाग हो गया। ये सुप्रा लिटोरल नहीं है, ये सब लिटोरल नहीं है, तो आखिर क्या है? ये लिटोरल है। ओके ओके फाइन। तो ये हमारा तटीय पारिस्थितिक प्रदेश, लिटोरल जोन, इकोसिस्टम का ये भाग है, मरीन इकोसिस्टम का। दूसरा चलते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना नहीं तो फंसोगे। 200 मीटर की गहराई से मैंने एक लाइन ले लिया और समुद्र तल यहां है, यहां से एक लाइन लिया और ये मैंने ड्रॉ किया। ये कहलाता है नेरेटिक। ये है तुम्हारा नेरेटिक जोन। यानी नेरेटिक जोन कहां हुआ? ये जो हम आपको डॉटेड करके दिखा रहे हैं, ये नेरेटिक जोन हुआ। यानी O से लेकर के O4, O से लेकर के O4 और ये पूरा समुद्र तल यहां तक का, ये हमारा नेरेटिक जोन है। ये हमारा नेरेटिक जोन है। और हमारा लिटोरल जोन क्या है? हमारा लिटोरल क्या है? तो यहां से ये जो मैंने ऊपर लिया है आपका, ये जो ऊपर हम लिए हैं, ये जो हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं आपको, ये क्रॉस करके जो दिखाया जा रहा है, ये आपका पूरा का पूरा, यानी ये जो बीच का भाग है ना, ये नेरेटिक में भी आ रहा है, लिटोरल में भी आ रहा है। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने की आदत है कि भैया लाइन खींच दो, इधर ये हो गया, इधर तुम्हारा हो गया। ऐसा नहीं है। कई बार कुछ ऐसा जोनिंग किया जाता है कि दोनों के बीच में ट्रांजिशनल जोन भी उभर करके सामने आएगा। ओके, ठीक है ना। तो ये आप देखो कि लिटोरल क्या है? उच्च ज्वार तल, निम्न ज्वार तल का ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये लिटोरल है। और नेरेटिक क्या है? यहां से लेकर के यहां समुद्र तल को लेना है, उच्च ज्वार को अब नहीं लेना है, समुद्र तल से लेकर के ये भाग है, ये नेरेटिक है। अब नेरेटिक के बाद जो रह गया शेष, ये कहलाएगा पिलेजिक जोन।
ये पिलेजिक जोन हो गया, यानी लिटोरल, नेरेटिक, पिलेजिक, 3 भाग किया गया, 1, 2 और 3, 3 भाग हो गया ये। अब जब ये 3 भाग साफ दिख रहा है, अब पिलेजिक के बारे में कई तरह के विवाद हैं। आप इंटरनेट पे जाओगे, बुक्स में जाओगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अंतर आ रहा है जो सर ने बताया और जो बाकी जगहों पे मिल रहा है। तो उसके लिए हम आपको क्लैरिटी दे दें, थोड़ा स्पष्टता कर दें कि जो नेरेटिक का भाग है ना, इसको कई विद्वान नेरेटिक पिलेजिक भी कह देते हैं, यानी इसको पिलेजिक के अंतर्गत ले लेते हैं। आपको ये समझना होगा, इसको नेरेटिक पिलेजिक भी कह देते हैं। तो ये नेरेटिक पिलेजिक जोन अगर कहोगे तो पिलेजिक का एक्सटेंशन फिर क्या हो जाएगा, पूरे यहां तक आ जाएगा। यहां से लेकर के ये पूरा भाग भी पिलेजिक कहलाने लगता है अगर हम नेरेटिक को उसमें ले लें। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि पिलेजिक के तटीय भाग को ही, पिलेजिक के महाद्वीपीय मग्न तट वाले भाग को नेरेटिक कहते हैं और उसी को नेरेटिक पिलेजिक कह देते हैं। आप इसको लिखो, नेरेटिक जोन, स्पष्टता बनी रहेगी। नेरेटिक जोन क्या है, तो लिखो नेरेटिक जोन महाद्वीपीय मग्न तट का भाग होता है। अधिकतम गहराई 200 मीटर तक, अधिकतम गहराई 200 मीटर तक। यह प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र होता है, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है। यहां जैव उत्पादकता सर्वोच्च होती है। महासागर के 99% जीव जैविक दशाएं, 99% जीव जैविक दशाएं यहां प्राप्त होती हैं। क्योंकि ए, कारण नंबर 1, क्योंकि ए यहां तरंगों के द्वारा लाए गए पोषक तत्व एवं महाद्वीपों से प्राप्त पोषक तत्वों का, महाद्वीपों से प्राप्त पोषक तत्वों का संगम होता है। It is the confluence zone of terrestrial sediment and nutrients plus the sediments and nutrients brought by the oceanic waves from far distances। ये एक बड़ा अद्भुत जगह है जहां पर न्यूट्रिएंट रिच बहुत होगा, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। नेक्स्ट, इसमें लिखना है दूसरा कारण, यहां तरंगें तट से टकराकर ब्रेकर्स के रूप में, सर्फ या ब्रेकर्स के रूप में प्राप्त होती हैं या टूटती हैं। ब्रेकर्स के रूप में प्राप्त होती हैं या टूटती हैं। अतः वायुमंडलीय ऑक्सीजन को समुद्र जल में मिश्रित करती हैं। यह प्रक्रिया
ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीजनीकरण कहलाता है, ऑक्सीजनेशन कहलाता है। तुम्हारा प्रश्न समझ में नहीं आया हर्षित, और तुम वीडियो को 3-4-5 बार देख सकते हो ना, तो उसको देखने से रिवाइज कर लेना। तुम्हारे मोबाइल से कुछ गलत टाइप हो गया है। ओके, अब आपको देखना है कि ऑक्सीजनेशन क्या है, इसको समझाते हैं। कि मान लो तरंगे आ रही है, तो तरंगे जब ऊपर उठती हैं तो वायुमंडल के ऑक्सीजन को कैप्चर करके उसको पानी में मिश्रित कर देती हैं। तो पानी में छोटा छोटा ऑक्सीजन का एयर बबल्स चारों तरफ फैल जाता है। उसी एयर बबल्स को मछलियाँ या जीव जंतु अपने ग्रहण करती है। यही उनका मैकेनिज्म है ऑक्सीजन लेने का। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर बहुत ज़रूरी है जीवों के सर्वाइवल के लिए। आपने एक्वा गार्ड देखा होगा घर में, आसपास में, होटल्स में, तो उसमें भी देखो कि पाइप के माध्यम से बुलबुले निकाले जाते हैं, है ना, वो मशीन चलते रहता है। वो वाटर का ऑक्सीजनेशन होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है वहीं देखोगे मछली एक्वेरियम में बार बार एक्वेरियम में बार बार वहीं पे मछलियाँ आते रहती है, दूर जाती हैं फिर वापस भाग के आ जाती हैं, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा कारण लिखो, तीसरा लिखो कि यहां यानी नेरेटिक जोन में जैव उत्पादकता सर्वोच्च है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वोच्च होती है। न्यूट्रिएंट्स होगा, एनर्जी होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, तो प्राइमरी प्रोडक्शन भी बहुत उच्च होगा। ओके, अब नेरेटिक जोन हो गया। अब हम लोग नेरेटिक जोन में लिखो यहां पर तैरक जीव प्राप्त होते हैं, तैरक जीव मिलेगा, प्रवाल वित्ती मिलेगा, तैरक जीव मिलेगा, प्रवाल वित्ती मिलेगा। तटीय इकोसिस्टम में जो लिटोरल इकोसिस्टम है उसमें लिख लो यहां मैंग्रोव्स मिलेगा, वो मैंग्रोव का क्षेत्र होगा, मैंग्रोव्स का क्षेत्र होगा। या ज्वारीय वन कहते हैं, ज्वारीय वन मिल सकता है वहां पे। नेरेटिक में कोरल रीफ इकोसिस्टम मिलेगा, नेरेटिक में फिशिंग बेल्ट मिलेगा, मत्स्यन क्षेत्र मिलेगा। जितने मत्स्यन समूह है दुनिया में, जितना फिशिंग बेल्ट है, सब नेरेटिक जोन में है। अब लिखो पिलेजिक। पिलेजिक क्या है? तो लिखो पिलेजिक जोन में कि यहां या इसे ओपन ओशियन कहते हैं। ये ओपन ओशियन है, खुला समुद्र है। इसे हाई सी भी कहते हैं। हाई सी भी कहते हैं। उच्च सागरीय क्षेत्र भी कहते हैं या हाई सी कहते हैं।
फिर लिखो यह एक जैविक मरुभूमि होता है। यह एक जैविक मरुभूमि होता है। जो पेलेजिक है ना, ये है बायोलॉजिकल डेजर्ट। ये बायोलॉजिकल डेजर्ट है, जैविक मरुभूमि होता है, जिसका अर्थ है जैविक दशाओं की सापेक्षिक अनुपस्थिति। जैविक दशाओं की सापेक्षिक अनुपस्थिति, रिलेटिव एब्सेंस ऑफ बायोलॉजिकल लाइव्स। जैविक दशाओं की सापेक्षिक अनुपस्थिति होती है। फिर लिखो परंतु यहां कुछ विशिष्ट जैविक दशाएं अथवा जीव जो स्पेशलाइजेशन पर, जो विशेष दशाओं में निवास करते हैं, वे अवश्य प्राप्त होंगे। लिखो अर्थात जैविक मरुभूमि में जीव प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ विशेष जीवों का एकाधिकार होता है। वहां जैविक दशाएं अनुपस्थित नहीं होती। कुछ विशेष जीवों का एकाधिकार हो जाता है। जैसे पेलेजिक वाले भाग में देखोगे तो यहां पे मिल सकता है व्हेल, मिल सकता है शार्क, मिल सकता है यहाँ पर प्लैंकटॉन्स मिल सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी जो प्रवसनकारी फिश होते हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जैव विविधता मिलती है नेरेटिक क्षेत्र में, वो यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। जो जैव विविधता का जहाँ तक सवाल है वो पेलेजिक जोन में बहुत ही कम है, इसलिए इसको जैविक मरुभूमि कहते हैं। जैविक मरुभूमि का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पर कोई जीव मिले ही ना, जैसा कि कुछ लोगों ने पढ़ाया है या कुछ लोगों का वीडियो उपलब्ध होता है। आप ध्यान रखना कि जैविक मरुभूमि का मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ विशेष जीवों का विशेषाधिकार क्षेत्र होता है और वहाँ पे जैविक दशाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि जो नेचुरल एडेप्टेशन है सभी जीवों का वो नहीं हो पाता है। और फिर लिखना है कि यहाँ पर जैव उत्पादकता बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जैविक विविधता भी यानी बायो प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी दोनों ही बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट नहीं होता बहुत जीवों का, ये प्राकृतिक आवास स्थल नहीं होता है। तो जैविक मरुभूमि पे अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आए तो आप जरूर इसका उत्तर अच्छा लिखोगे और इसका उदाहरण दे सकते हो। जैसे सारगैसो सागर, सारगैसो सागर है अटलांटिक के बिल्कुल लगभग मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी मध्य भाग में है और प्यूर्टो रिको द्वीप वाले से थोड़ा पूर्व की तरफ है। तो सारगैसो सागर में क्या है कि वहाँ पर लवणता और तापमान बहुत अधिक है, डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत अधिक है। तो उस विशेष दशा में, और उच्च दाब का क्षेत्र है, तो उस विशेष दशा में जो विशेष एक जीव उत्पन्न होता है वो है वहाँ पे एल्गी, और वो एल्गी ही सारगैसम है। तो सारगैसम जो सीवीड्स है, जो समुद्री लताएं हैं, तो ये जो सारगैसम एल्गी है, सारगैसम जो सीवीड की तरह वहाँ प्राप्त होता है, ये इतने सघन रूप से वहाँ प्राप्त होता है कि सागर का नाम ही रख दिया गया है सारगैसो सी। और सारगैसो सी में चूंकि एक ही स्पीसी इतना डोमिनेंट है, एक ही स्पीसीज का इतना डोमिनेंस है, प्रभाव उत्पादकता है कि वहाँ पर दूसरे स्पीसीज बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो जहाँ एक डोमिनेंट स्पीसीज मिले और जैव विविधता बहुत कम मिले, जैव उत्पादकता भी कम हो,
सामान्य जीवों का आवास स्थल समुद्र में वहाँ नहीं बनता हो, वो भाग क्या कहलाएगा? वो भाग जैविक मरुभूमि कहलाएगा। आप इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखना कि मैंने क्या समझाया आपको। इट्स बायोलॉजिकल डेजर्ट को लोग डेड जोन कहते हैं, लेकिन वो डेड जोन नहीं होता है। मैंने आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया कि बायोलॉजिकल डेजर्ट्स क्या होता है। ओके, आगे देखो। अब पेलैजिक जोन का हम फिर से डिवीज़न करेंगे। तो ये हमारा है समुद्र लेवल, सी लेवल 0। तो अगर हम इस 0 को ले लें तो 0 से लेकर 200 मीटर, यानी इस भाग से लेकर के, ये जो हमने कलर कर दिया, ये जो हमने मोटा कर दिया, तो ये जो भाग है, ये भाग कहलाएगा ये जो हमारा भाग है ना, ये सी लेवल वाला, ये जो देखो जो हमने येलो से इस तरह से कर दिया, येलो वाला जो भाग हमने कर दिया, ये जो येलो वाला भाग है ये कहलाएगा इपीपेलैजिक। इसी को कहेंगे इपीपेलैजिक। ये कहलाएगा इपीपेलैजिक। उसके नीचे कहलाएगा मेसोपेलैजिक। उसके नीचे कहलाएगा बैथीपेलैजिक। बैथीपेलैजिक। उसके नीचे कहलाएगा एबिसोपेलैजिक। यानी पेलैजिक का गहराई के साथ डिवीजन क्या है उसको देखो। मैंने आज आप लोगों को बेसिक शुरू किया है आप लोगों का, और उस बेसिक में ही मैं जितना मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है वो सब आपको धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। आपने बायोलॉजिकल पंपिंग पे हमने आपसे बात की, और फिर हमने बायोलॉजिकल डेजर्ट की हमने बात की आपसे। अब देखो आने वाले टाइम में यही सब प्रश्न पूछेगा। अगर आप ज़्यादा एनर्जी लगाओगे कि भाई लिटरल जोन की गहराई 200 है या 250 है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। जो हम स्पेशल बता रहे हैं आपको, जो अपने विशेष छात्रों के लिए जो हम खोलते हैं पिटारा, उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, इसको समझो। तो ये पेलैजिक जोन का फिर से डिवीज़न किया गया। लिखो, पहला है इपीपेलैजिक। इपीपेलैजिक, ईपी का मतलब क्या है? बाह्य, बाह्य, बाहरी, एक्सटर्नल, यानी जो आउटर पार्ट है पेलैजिक का, उसको कहते हैं इपीपेलैजिक। 200 मीटर की गहराई तक होगा, और 200 मीटर की गहराई तक जब आप जाओगे तो ये फोटिक जोन है या नहीं, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है या नहीं, तो ये प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र ही है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, इपीपेलैजिक। मेसोपेलैजिक में आओ तो ये है 200 से 1000 मीटर का बीच का क्षेत्र। ये क्या है? ये है डायस्फोटिक जोन, जो हमने डायस्फोटिक बताया था, तो ये डायस्फोटिक जोन है। फिर 1000 मीटर से नीचे आओगे तो हमारा है बैथीपेलैजिक। बैथीपेलैजिक क्या हो जाएगा? एफोटिक जोन, डार्क जोन, अंधकार क्षेत्र। और बैथीपेलैजिक के नीचे आओगे तो 4000 मीटर से 6000 मीटर, ये हो गया नीतलीय क्षेत्र। नीतलीय क्षेत्र यानी ये हैडल जोन यहाँ पर प्राप्त होता है। इसे एबिसल पेलैजिक भी कहते हैं, या हैडल जोन भी यही है। तो आप हैडल जोन में जाओगे या एबिसो पेलैजिक जोन में जाओगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पानी भी वहाँ लगभग स्थैतिक होता है, जल का तापमान नियर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जैविक दशाएं बिल्कुल अनुपस्थित होती हैं। वहाँ पर कुछ जीवाश्म मिलेंगे, जीव कण मिलेंगे, कुछ विशेष प्रकार के केमोसिंथेसिस करने वाले एल्गी मिल सकते हैं, लेकिन वैसे जीव अनुपस्थित होते हैं। डार्क जोन है ये पूरा। आप इस डायग्राम को पूरी तरह से कंप्लीट करो, और मुझे आशा है कि इस डायग्राम से ही एक प्रश्न आने वाला है,
और आप उस प्रश्न को अच्छे से लिख पाओगे। अब आप बताओ, आगे बढ़ें, इस टॉपिक से आगे निकलें। डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? कोई लिख दो यस सर, नो सर, उससे मुझे पता चलते रहेगा कि हम लोग का पेस कैसा है, कैसे चल रहे हैं हम लोग। डायग्राम मिटाएंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आकारिकी एवं संरचना के आधार पर, इसी को कहते हैं, इसी में पढ़ना होता है ओशियन बॉटम रिलीफ। ओशियन बॉटम रिलीफ यानी नीतल के उच्चावच, नीतल के उच्चावच। तो नीतल के उच्चावच का अध्ययन किया जाए। अब देखो, ओशियन बॉटम रिलीफ में चलते हैं तो इसमें होता है प्राथमिक उच्चावच, फिर होगा द्वितीयक, और फिर होगा तृतीयक। ये आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपके ओशनोग्राफी का, ओशियन बॉटम रिलीफ। प्राथमिक उच्चावच में क्या होता है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, और तीसरा होगा महाद्वीपीय उत्थान, और चौथा होगा गहन सागरीय मैदान। उच्चावच शब्द का अर्थ क्या है? उच्च अवच, ऊंचाई, अवच गहराई। तो जो विभिन्न ऊंचाइयां एवं गहराइयां सागर के नीतल में प्राप्त हो रही हैं, वो उसका उच्चावच है। बॉटम मतलब क्या हुआ? नीतल। तल क्या होता है? समुद्र का ऊपरी भाग। नीतल क्या होता है? जो नीचे ठोस तल है समुद्र का। दो शब्द में अंतर है ना ये। अगर हम समुद्र के जल को बाहर निकाल दें, सुखा दें, तो जो नीचे पेंदी प्राप्त हुआ है उसे क्या कहेंगे? नीतल। यानी उस नीतल में, उस कटोरे में, समुद्र के कटोरे की उच्चावचीय दशा क्या है, उसका अध्ययन करना है। अब इस पे आंसर राइटिंग कैसे होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये तो तभी संभव है ना जब आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हो। तो पहले विषय को समझना होता है, अंदर में लाओगे तो अपने आप उत्तर बाहर निकलेगा। अब देखो, प्राथमिक उच्चावच में हमने 4 शब्दों को लिखा है। आप इस डायग्राम को बनाते रहिए। ये प्राथमिक उच्चावच है। तो महासागरों की जो आकारिकी और संरचना के आधार पर प्रादेशिकरण किया जाएगा, वो प्रादेशिकरण भी यही होता है। यानी हम संरचना के आधार पर महादेशों का अगर हम उसका वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण में मग्न तट, ढाल, उत्थान और महासागरीय मैदान ही आता है। और अगर हम इस विषय को पढ़ेंगे बॉटम रिलीफ, ओशियन बॉटम रिलीफ क्या है, तब भी हम लोग 4 एलिमेंट्स को ही पढ़ेंगे, मग्न तट, मग्न ढाल, उत्थान और महासागरीय मैदान। इसको कहते हैं प्राथमिक उच्चावच।
प्राथमिक उच्चावच के अंदर जो फिर से उच्चावच प्राप्त होगा वही कहलाएगा द्वितीय उच्चावच, यानी इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी रिलीफ। सेकेंडरी रिलीफ, द्वितीय उच्चावच। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कि महाद्वीपीय मग्न तट है, तो मग्न तट के ऊपर कौन सी स्थलाकृतियां बनी हुई है? मग्न तट के अंदर में हम जाएंगे तब उसमें कौन सी संरचनाएं बनी हुई है, वो हो गया सेकेंडरी। जैसे मग्न तट के अंदर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा, मे बी हम लोग को मिलेगा बैंक, BANK बैंक मिलेगा, शोल SHOAL मिलेगा, रीफ मिलेगा, REEF रीफ मिलता है, और हो सकता है कि कंदरा मिले, केव मिल जाए, इस तरह का केव वगैरह मिलता है। तो ये जो फीचर्स बन रहे हैं महाद्वीपीय मग्न तट के अंदर में, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी फीचर्स कहेंगे, यानी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहेंगे। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि प्राथमिक सबसे पहले क्या है कि पूरे समुद्र के कटोरे को ले लिया। अब कटोरे का 4 डिवीजन हुआ। जो तट के किनारे है वो क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद क्या है? ढाल। उसके बाद क्या है? उत्थान। उसके बाद नीचे क्या है? गहन सागरीय मैदान। तो ये समुद्र के दोनों तरफ प्राप्त होगा। अगर ये समुद्र का कटोरा है तो दोनों तरफ पहले क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। अंदर गहराई की तरफ आओ, तट नीतल के पे चलते हुए आओ तो क्या मिलेगा? महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद नीचे आओ, क्या मिला? महाद्वीपीय उत्थान। और नीचे जो बड़ा सा पेंदी है, नीतल बड़ा सा मिल रहा है, वो क्या है? गहन सागरीय मैदान। तो ये कहलाता है 4 मेजर उच्चावच या प्राथमिक उच्चावच। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सेकेंडरी क्या होगा। तो सेकेंडरी क्या है कि जैसे मग्न तट का भाग था, दोनों तरफ मग्न तट का भाग था, तो मग्न तट के ऊपर में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है, उसी एरिया के अंदर में कुछ और छोटे मोटे, मान लो कहीं निक्षेप हो गया, निक्षेप होने से स्तंभनुमा संरचना का निर्माण हो गया, तो उसको कहेंगे शोल। कहीं कहीं पे देखोगे कि जो अवसाद हैं वो चारों तरफ क्षैतिज रूप से फैल करके वहां समुद्र को छिछला कर दिए हैं, तो जो क्षैतिज अवसाद छिछला करेगा उसको कहेंगे बैंक। कहीं कहीं देखेंगे कि चूना पत्थर की संरचनाएं बनी हुई है कोरल पॉलिप्स के द्वारा, कोरल प्रवालों के द्वारा, तो जो चूना पत्थर की संरचनाएं बनी हुई है उसको कहेंगे रीफ। तो ये जो फीचर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी, यानी द्वितीय उच्चावच कहलाएंगे। अब सवाल है कि तृतीय उच्चावच क्या होगा? तो इसी द्वितीय के अंदर में जब जाकर के हम लोग देखने लगते हैं तो बनेगा तृतीय उच्चावच। जैसे कि रीफ मान लो है, तो रीफ कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ के अंदर में गए तो वहां हम लोग को मिल रहा है पिनैकल्स मिल रहा है, ऐसे खूंटे की तरह, स्टम्प्स मिल रहा है, ऐसे स्टम्प तो आप समझते ही क्रिकेट खेलते होगे तो स्टम्प की तरह कुछ मिल, तो वो स्टम्प्स, वो पिनैकल्स, वो रीफ फ्लैट, इस तरह के जो फीचर्स हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी फीचर्स। कॉन्सेप्ट समझना है, अभी घबराना नहीं है। समझना ऐसे है कि महासागर का पहला 4 डिवीजन होगा और उस 4 के अंदर में जो विशेषताएं मिलेगी उसको हम लोग सेकेंडरी डिवीजन कहेंगे, और सेकेंडरी के अंदर में जो फिर से मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय डिवीजन कहेंगे। यानी आप 3 स्केल पे महासागर के नीतल का वर्णन कर सकते हो। विषय को समझो पहले, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं समझने के लिए कि मान लो महासागर के एकदम नीतल सबसे गहराई वाले क्षेत्र में चले गए, जिसको कहते हैं डीप सी प्लेन्स, यानी गहन सागरीय मैदान। तो गहन सागरीय मैदान पे जब हम जाएंगे तो वहां मिलता है पहाड़ी पर्वतनुमा क्षेत्र, उसको कहते हैं कटक। वो कहलाएगा महासागरीय कटक। समुद्र के नीतल पे जाओगे ना तो पहाड़ियां भी वहां मिलती है, पर्वत मिलने लगते हैं, तो ये कहलाता है महासागरीय कटक। तो ये जो नीतलीय मैदान है ये है प्राथमिक फीचर, और उस पे जो कटक बने हुए हैं ये क्या हो गए? द्वितीयक फीचर। और कटक के अंदर में फिर जो फीचर होगा, मान लो कटक में श्रृंग बना हुआ है, गर्त बना हुआ है, तो श्रृंग और गर्त की जो फीचर्स बनेंगे ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। तो ये मूल कॉन्सेप्ट है कि प्राथमिक क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, इसको अच्छे से समझना है पहले।
जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं तब तक लिखने की कोशिश मत करो। ये बिल्कुल जो गधा जीवन है ना, गधा जीवन कहते हैं कि गधे की तरह बस बैठ करके नोट्स बनाना, लिखना, मटेरियल को कंपाइल करना, ये आईएएस बनने नहीं देगा। आप जब समझ लोगे तो अपने आप लिखोगे, और हम तो आपको लिखवाएंगे ही, हम तो कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं आपको। चलो ठीक है। वेद प्रकाश, थैंक यू। वेद प्रकाश जी लिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है। बिल्कुल आना चाहिए समझ में, क्यों नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं और एक नोट्स लिखते हैं कि सागर के नीतल के उच्चावच अगर ये प्रश्न के रूप में आ गया, मुख्य परीक्षा में आ गया कि भाई हिंद महासागर के नीतल के उच्चावच का वर्णन करें, अगर ऐसा मान लो कोई प्रश्न आ जाता है, या अटलांटिक महासागर के नीतल के उच्चावच का वर्णन करें, ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, या ये भी पूछता है कि अटलांटिक महासागर के कटक एवं गर्तों का वर्णन करें, या कटक की संरचना, कटक की उत्पत्ति पर निबंध लिखें। ये पूछ सकता है कि अटलांटिक महासागर में गर्त अनुपस्थित क्यों है, सापेक्षिक रूप से अनुपस्थित क्यों है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो हम लोगों को ये देखना होता है कि प्रश्न को लेकर के उत्तर की तरफ न भागें। पहले क्या करना होता है कि पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, संकल्पनाएं हैं, उसको बहुत अच्छा सीखते हैं, तब प्रश्न के ऊपर जाते हैं, फिर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ लोग सीधे प्रश्न पे ही अटैक करते हैं, तो ये नहीं संभव है ना। आपको पहले, मान लो आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो पहले तो हर तरह के शॉट, हर तरह के क्रिकेट के नियम को आप सीखोगे, तब आप खेलने जाओगे, तब अलग अलग प्रकार की गेंदें आएंगी, तब आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस में बहुत सारा शॉट्स लगाते हो, तब आप मैच खेलने जाते हो, तब भी मैच में एक दो बार आप फेल करते हो। धोनी साहब आए थे तो क्या पहले ही मैच में अच्छा खेल गए थे? बिल्कुल नहीं। फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए और दृढ़ता से दोबारा प्रैक्टिस करते हो, फिर जाते हो, फिर आप बढ़िया खेलते हो, फिर आप मैच जीतते हो। तो आप अगर क्रिकेट फैन हो तो आपको ये बातें याद रखनी चाहिए कि हमारा यूपीएससी का हमारा जो ड्रीम है, उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए भी हम लोग को कहीं न कहीं क्रिकेटर वाली जो सोच होती है ना, जो क्रिकेटर से जो इंस्पिरेशन मिलता है, उसका पालन करना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं, सर खतरनाक टीच करते हैं आप, पूरे भरे बैठे हैं ज्योग्राफी लिए हुए। अब इसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर लगा करके अगर कोई फोटोकॉपी निकालेगा ना, तो पता नहीं कितना किताब निकल जाएगा। ये तुम लोग मेरे स्टूडेंट बन गए हो तो कई बार दिल आत्मा की बात करने का मन करने लगता है, तो लिखते हो तो भावुक हो जाते हैं कई बार, तो कई बार निकल जाता है अपने ही लिए कुछ न कुछ शब्द। खैर क्या आप सीट ऊपर कर सकते हैं? मेरा फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। कैमरा को नीचे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ये लो। हिमांशु त्रिपाठी, आनंद की अनुभूति हो रही है। तुम तो ऐसा लिखे, हर्षित खतरनाक टीच करते हैं कि हम तो पहले डर गए कि खतरनाक क्या हो गया इसमें, इतना तो सिंप्लीफाई किया जा रहा है। फिर बाद में लिखा कि आप ग्रेट हैं। खैर अब तारीफ बंद कर दो, और हम लोग 6 महीने बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं और पूरी आशा करते हैं कि जीएस में भी 1000 नंबर 500 नंबर जीएस और ऐसे मिला करके कर दो, और पीटी में 30-35 क्वेश्चन पकड़ लो, और इधर मेंस में भी तुम 300, 310, 15, 280 जैसा योग्यता होगा आपका, जैसा उस साल का क्वेश्चन पेपर बनेगा
ये सब डिपेंड करता है कई दूसरे वेरिएबल्स पे भी। यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट क्यों दिए हैं आपको? इसलिए नहीं दिए हैं कि एक अटेम्प्ट खराब हो जाए तो गाली गलौज शुरू कर दो, अपने ऊपर कोसो, भागेगा कोसो, टीचर से लेके मटेरियल पे आग लगाने लगो। इसके लिए नहीं होता है। 6 अटेम्प्ट इसलिए दिया गया है कि 6 बार में कोई न कोई एक चांस तो आपका आएगा। अगर आप देखोगे तो इस बार जो रैंक 1 आया है, जो लोग आ रहे हैं ऊपर में 6-6, 8-8 साल के प्रयास के बाद उनका एक चांस आता है। तो इसमें परसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है और लगातार लगे रहने की बड़ी आवश्यकता है इस कंपटीशन को निकालने के लिए। ये बात अपने पेरेंट्स को आप बता दो कि पापा 5 साल आप निश्चिंत रहिए, न शादी ब्याह का बात करिएगा, न करियर में पूछिएगा क्या हुआ नहीं हुआ, सीधे 5 साल बाद हम लोग हिसाब किताब लगाएंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। टाइम लगता है इसमें, 3 साल का तो कम से कम एक मिनिमम जेस्टेशन पीरियड होता ही होता है। समन लिख रहा है कि हम लोग पूरा फोटोकॉपी निकाल लेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि निकल ही जाए। चलो ओके, तो ये प्राथमिक उच्चावच में मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से संरचना होता है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ओशियन बॉटम रिलीफ का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा। कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको एक इंट्रोडक्शन हम लिखवा देते हैं, आप लिखो। जैसे मान लो एक प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर के नीतल के उच्चावच का वर्णन करिए। सामान्य प्रश्न ही लेते हैं पहले तो उसमें कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखो कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना कि एग्जामिनर को लगे कि इस व्यक्ति का ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है बल्कि ज्योग्राफी विषय का ये लड़का है। तो ये अगर विषय उसको लगेगा, फील होगा, तो वो नंबर आपको ज़्यादा देगा। तो ज्योग्राफी की भाषा का प्रयोग करना है यहाँ पर। आप लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। लिखो अटलांटिक का उदाहरण लिया है तो लिखो अटलांटिक के नीतलीय उच्चावच भूविवर्तनिक क्रियाओं जल गतिकीय क्रियाविधियों, हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म, जियोटेक्टोनिक प्रोसेसेस, जल गतिकीय क्रियाविधियों एवं विघटनकारी शक्तियों के हार्मोनिक सम के प्रतिफल होते हैं। हार्मोनिक सम का हिंदी क्या होगा? हार्मोनिक सम का क्या होगा? मुझे थोड़ा हिंदी हमारी थोड़ी सी तंग है, बहुत सारे शब्दावली, तो हम बहुत अच्छा ही लिखवाएंगे आपको, लेकिन हार्मोनिक सम का प्रतिफल है। हार्मोनिक सम का प्रतिफल है। अब इस लाइन को देखो, सारगर्भित लाइन है। मैंने एक वीडियो बनाया है, अपने YouTube चैनल पे डाला है, अब उसको सुनो। वो बीपीएससी के ऊपर में हालांकि बनाया हुआ है, लेकिन उसमें यूपीएससी का रेफरेंस लिया हुआ है। उसमें मैंने पेपर्स दिखाए हैं कि कैसे गजेट ऑफ इंडिया लिखती है कि आपकी हिंदी भाषा बिल्कुल सारगर्भित, बिल्कुल सशक्त, संक्षिप्त और अभिव्यक्तियों से पूर्ण होनी चाहिए। ये गजेट में लिखा हुआ है। बीपीएससी का भी गजेट उठाओगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो हम लोग हिंदी का अपमान न करें, उसके लिए अच्छी हिंदी लिखने की कोशिश करना है।
तो हमने आपको क्या लिखवाया कि जो नीतल के उच्चावच हैं वो प्रतिफल हैं किसके? तो जल गतिकीय क्रियाविधियों के, भूविवर्तनिक शक्तियों के और विघटनकारी जो क्रियाएं हो रही है उसके प्रतिफल होते हैं। अगला लाइन क्या लिखोगे? लिखो, नेक्स्ट लिखना है, अटलांटिक महासागर के नितलीय उच्चावच एक जटिल संरचना, एक जटिल आव्यूह, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एक जटिल आव्यूह का निर्माण करते हैं, एक जटिल आव्यूह का निर्माण करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, जिसका अध्ययन चैलेंजर महाभियान में 1872 में प्रोफेसर जॉन मरे ने किया तथा महासागर के गहराइयों में प्राप्त कटक एवं गर्तों की, कटक एवं बेसिन, द्रोणियों की, कटक एवं द्रोणियों की संरचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने तथा पुरा चुंबकत्व के निष्कर्षों ने इस रहस्य को पुनः ग्लोमर चैलेंजर एक्सपीडिशन, ग्लोमर चैलेंजर एक्सपीडिशन ग्लोमर चैलेंजर एक्सपीडिशन में वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ स्थापित किया। वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ स्थापित किया। अब देखो, इसको आंसर राइटिंग कहते हैं। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया, किन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, इसको आप देखो और सीखो। और
अब इस प्रश्न के अंदर जाएंगे तो कैसे व्याख्या करना है, तो मैंने एक तरह का इंट्रोडक्शन बनाया। इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स भी दिया, इसमें प्लेट टेक्टोनिक शब्द का जिक्र भी आ गया, इसमें दो एक अभियानों का जिक्र आ गया, जॉन मरे साहब का नाम आ गया। तो आप देखो कि ये सिर्फ एक फ्लावरी लैंग्वेज नहीं है, ये कोई पोएटिक लैंग्वेज नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से भूगोल है और भूगोल का साइंटिफिक लैंग्वेज है ये। और ऐसे लिखोगे तो नंबर तो 340 350 कैसे इंग्लिश वाला ले आता है। यही इंग्लिश में लैंग्वेज हम लिखवाते हैं ना, इसी का रूपांतरण हिंदी में आपको दिया जा रहा है। लेकिन हिंदी में जो बाकी टीचर हैं उन्होंने क्या कर दिया है कि सरल करो सरल करो, इसके चक्कर में हम लोग हिंदी से ही दूर होते चले जा रहे हैं। तो आप इस लैंग्वेज को कोशिश करो ग्रैस्प करने का। हार्मोनिक सम का अर्थ लिख करके भेजा है निशा ने कि हाँ, ये हार्मोनिक सम का मतलब है हरात्मक योगफल। हरात्मक योगफल हमने जो भी आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया उसमें क्या था, लैंग्वेज के साथ साथ इंफॉर्मेशंस कितने हैं ये आप देखो ना। इंफॉर्मेशंस हैं, सिर्फ लैंग्वेज से नहीं होता है कि बढ़िया हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी नहीं हो ना। कितना इंफॉर्मेशंस मैंने डाल दिया इसके साथ। वो भी आप देखो, जो मैंने परिभाषा लिखवाया कि नितलीय उच्चावच क्या है, इज द फंक्शन ऑफ, इज द हार्मोनिक सम ऑफ, साइंटिफिक लैंग्वेज है, हार्मोनिक सम ऑफ, हरात्मक योगफल है किसका, भू विवर्तनिक क्रियाओं का, जल गतिकीय क्रियाओं का और विघटन क्रियाओं विघटनकारी क्रियाओं का। तो आप देखो कि कैसे लैंग्वेज उभर करके सामने आ रहा है। ऐसे ही आपको लिखनी है ज्योग्राफी। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अब इसमें एक पैराग्राफ और लिखो। अटलांटिक महासागर इस आकृति का सागर है, इस आकृति का सागर है जो महाद्वीपीय विस्थापन से या महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ है। इसके मध्यवर्ती भाग में तटों के समानांतर कटक, महासागरीय कटक प्राप्त होते हैं, महासागरीय कटक प्राप्त होते हैं जो अपसारी सीमा के प्रमाण हैं, अपसारी सीमा के प्रमाण हैं। अर्थात अटलांटिक का नीतलीय क्षेत्र भूविवर्तनिक क्रियाओं से युक्त है। अब लिखो, ये तो इंट्रोडक्शन था और इसमें एक लाइन और लिखो चूंकि यहां हम आपका पढ़ने लगते हैं मैसेज तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आपका मैसेज नहीं पढ़ेंगे। चूंकि यहां कन्वर्जिंग बाउंड्री, अभिसारी सीमाएं, ये सब प्लेट टेक्टोनिक में आप पढ़ोगे, बहुत चिंता आज नहीं करनी है। लेकिन जो विषय जहां लिखवाना है वो तो लिखवाया जाएगा।
नोट्स तो सशक्त बनना चाहिए ना। लेकिन लिखो, चूंकि यहां अभी सारी सीमाएं अनुपस्थित है, अभी सारी सीमाएं अनुपस्थित हैं, अतः गर्त या गर्तों का सापेक्षिक, गर्तों की सापेक्षिक अनुपस्थिति प्राप्त होती है, गर्तों की सापेक्षिक अनुपस्थिति प्राप्त होती है। देशराज लिख रहा है कि 9-10th में रेलवे में ट्रैकमैन की नौकरी नहीं कर रहा होता। अरे देशराज, जब भी समय बदले इंसान का, उस समय से ही भाग्य बदल दो कर्म करके। ओके, तो इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। मैंने आंसर राइटिंग पे आपको ये कुछ पैराग्राफ्स लिखवाए। अब देखो, एग्जाम में जाकर के एज इट इज ये चारों पैराग्राफ तो नहीं लिखना है, वहां देखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया, क्या कटक से संबंधित प्रश्न पूछा या डीप सी प्लेन से संबंधित प्रश्न पूछा, किस तरह का प्रश्न पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि प्राथमिक उच्चावच क्या है। अब लिखो डैश करके, अटलांटिक महासागर के प्राथमिक उच्चावच, अटलांटिक महासागर के प्राथमिक उच्चावच। तो प्राथमिक उच्चावच में आज आपको डायग्राम के द्वारा दिखाया जाएगा। ये है हमारा सी लेवल, इसकी व्याख्या भी की जाएगी। यह है हमारा जोन ए, बी, सी और डी, ये चार। ये जो भाग है ये कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, और इस गहराई को अगर हम लेंगे तो ये गहराई है 200 मीटर। अब हम इस गहराई को लेते हैं तो ये गहराई है 3660 मीटर, और ये कहलाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। और इस गहराई को अगर हम यहां पर लेंगे इस तरह से कुछ यहाँ डिपोजिशन दिखाना होगा आपको, कुछ भरा हुआ सा, मिट्टी भरा हुआ सा ये क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है ये यहां पर दिखाना है आपको 4000 मीटर्स गहराई, और यह है महाद्वीपीय उत्थान। और ये यहीं से कुछ इस तरह का ये भाग है। तो ये जो भाग होता है ये जो पूरा भाग है जहां पे हमने ये पूरा क्रॉस करके जो दिखाया हुआ है, ये पूरा भाग, ये जो हमने भाग दिखाया है ये है तुम्हारा ग्रेनाइट से बना हुआ, ये ग्रेनाइट की संरचना है। और ये इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी ये जो भाग यहां से हमने लिया और यहां से लिखा, ये है
महाद्वीपीय सीमांत। ये महाद्वीपीय सीमांत कहां तक है उसको देखो। और ये जो यहां पर अचानक ढाल परिवर्तन हो रहा है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेक। ये है कॉन्टिनेंटल ब्रेक। ये जो पॉइंट है ये कॉन्टिनेंटल ब्रेक है। और फिर यहां पर ये है तुम्हारा 6000 मीटर की गहराई और यही है गहन सागरीय मैदान। तो ये है आपका गहन सागरीय मैदान। इस डायग्राम को देखो। तुम्हारा मग्न तट हुआ ए, मग्न ढाल है बी, महाद्वीपीय उत्थान है सी और महासागरीय मैदान है डी। इस डायग्राम को बनाओ। महाद्वीप का निर्माण ग्रेनाइट से होता है, बिल्कुल। मेंस राइटिंग चेक करेंगे मानसी, उसका एक समय आएगा। और ओशनोग्राफी को पहले पढ़ते हैं, पहले भूगोल में भाषा सीखनी होती है, ज्ञान अर्जित करना होता है। एनसी राइटिंग बाद की प्रक्रिया है। और ये जो गहन सागरीय मैदान होता है जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, ये है महासागरीय क्रस्ट का भाग। ये महासागरीय क्रस्ट का भाग है। और ये किससे बना होगा? ये बना है बैसाल्ट का। ये बैसाल्ट का बना हुआ है। यानी जो महासागर का नीतल का भाग है वो बैसाल्ट से बना हुआ है, जबकि महाद्वीप का वह भाग जो जल में डूबा हुआ है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ग्रेनाइट और बैसाल्ट जहां पे संगम कर रहा है वो है महाद्वीपीय उत्थान का भाग। आपको इन चीज़ों को सीखना है, समझना है। आज तो समय अब नहीं लग रहा है कि मुझे शेष बचा हुआ है। कल इस पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का भूगोल शुरू हो गया है। भूगोल हमने आज शायद पहला क्लास लिया है आपका। और अब हम लोग कल से थोड़ा और गरमाएंगे, माहौल थोड़ा और धीरे धीरे करके बढ़ेगा और हम लोग बहुत इंटेंस पढ़ाई करेंगे। आप लोग भी रिवाइज करो इन चीज़ों को और साथ दो और निष्कर्ष देखते हैं कि 5 महीने में क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। टेलीग्राम पे जरूर हम आंसर राइटिंग का कुछ करते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है शायद वहाँ पर, तो वहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर्षित का है ये आइडिया, बहुत अच्छा है। ओके दीपक, बाय बाय, टेक केयर।